Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic Bal Aparad Juvenile Delinquency for BA Part 3rd Paper 1। बचपन व्यक्तित्व विकास की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जो संपूर्ण जीवन का आधार स्तंभ होती है। यदि यह आधार किसी प्रकार से कमजोर होता है तो बालक की जीवन रूपी इमारत कमजोर हो जाती है। इसलिए बच्चों को शैशव काल से ही माता पिता के स्वरूप, संरक्षण, स्नेह, संतुलित अनुशासन, अच्छी संगत तथा समाज के स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। जिन बालकों को ये स्वस्थ आधार नहीं मिल पाते हैं उन बालकों में समायोजन समस्याएं बढ़ जाती हैं, वे अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। वर्तमान समय में बाल अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। इसके लिए सर्वप्रथम माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी परिस्थितियों से बालक को बचाएं जो उन्हें अपराध की ओर प्रवृत्त कर सकती है। अब हम लेते हैं बाल अपराध अर्थ व परिभाषाएं। पहले हम अपराध तथा बाल अपराध में अंतर देख लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक समाज जहां एक और अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर उनसे यह उम्मीद भी करता है कि वे समाज के नियमों के अनुसार आचरण व व्यवहार करें, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है या नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसे अपराधी कहा जाता है, और जब इन्हीं सामाजिक नियमों का उल्लंघन बालक करता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। अतः वे सभी कार्य और व्यवहार अपराध के अंतर्गत आते हैं जो कानून के द्वारा निषिद्ध हों। बाल अपराध का अर्थ। वैज्ञानिक दृष्टि से बाल अपराध वह समाज विरोधी कार्य है जो किसी निश्चित आयु के बालकों द्वारा किया जाता है। बाल अपराध भी अपराध की ही भांति समाज विरोधी कार्य है। इसमें भी बालक कानून का उल्लंघन करता है। भारतवर्ष में बाल अपराध के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल अपराध के अर्थ के संबंध में समाजशास्त्रियों, शिक्षाशास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों तथा कानूनविदों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। समाजशास्त्रियों की दृष्टि से समाज विरोधी कार्य अपराध है। कानूनविदों के अनुसार कानून विरोधी कार्य अपराध है। भारतीय दंड विधान धारा 83 की 83 के अनुसार 7 से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के नासमझ बालकों को अपराधी नहीं माना जाता है, किंतु बाल अपराधियों की अधिकतम आयु 16 वर्ष है। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के बालकों द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य बाल अपराध है। इसे हम निम्न परिभाषाओं के साथ और समझ लेते हैं। मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार बाल अपराधी निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया हो या जिसका व्यवहार कानून को तोड़ने वाला हो। सिरिल बर्ट के अनुसार किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहा जाएगा। हीली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों का पालन नहीं करता है बाल अपराधी कहलाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल अपराध बालक द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे समाज के व्यवहार, नियम, आदर्श एवं आदेशों का उल्लंघन होता है और सामाजिक संगठनों को क्षति पहुंचती है और कानून का उल्लंघन होता है, बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये थी कुछ निम्न परिभाषाएं जिनसे हमने बाल अपराध के अर्थ को जानने की कोशिश की। अब आता है बाल अपराध के प्रकार। बाल अपराधों के अंतर्गत बालकों के वे सभी कार्य व व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जो कानून द्वारा निषिद्ध होते हैं और समाज के रीति रिवाजों, नियमों, परंपराओं तथा आदर्शों का उल्लंघन करते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, अवज्ञा करना, मद्यपान, पाठशाला से भाग जाना, धोखा देना, यौन अपराध, आवारागर्दी, हत्या आदि। ये सब बाल अपराध के प्रकार हैं। अब आता है इन बाल अपराध को करने के पीछे कारण क्या है।
इनके दो प्रमुख कारक हैं, वंशानुक्रम संबंधी कारक और वातावरण संबंधी कारक। वंशानुक्रम संबंधी कारक, हैली के अनुसंधानों के अनुसार 15 से 30% तक अपराध आनुवंशिक कारकों की ही देन होते हैं। बालक के शारीरिक दोष, शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली आदि बालकों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। वंशानुक्रम गुण आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। बुरा स्वास्थ्य, कम विकसित शरीर एवं विकृत शरीर वाले बालक असामान्य व्यवहारों की ओर अग्रसर होते हैं। आनुवंशिक कारणों में शरीर रचना, शारीरिक दोष, वयसंधि का जल्दी आगमन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव आदि प्रमुख हैं। अब आता है वातावरण संबंधी कारक। ये कारक जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि उस वातावरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं जिनमें बालक रहता है। वातावरण संबंधी कारकों में प्रमुख कारक रहेंगे, जैसे परिवार है, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो। सामाजिक कारक, जिस जगह बच्चा रह रहा है। मनोवैज्ञानिक कारण, यानी जो परिवार में बालक के मन की स्थिति है। आर्थिक कारण, शैक्षिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सब वातावरण संबंधी कारक हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालकों को प्रभावित करते हैं। अब आता है बाल अपराध की रोकथाम कैसे की जाए। बाल अपराध पारिवारिक और सामाजिक शांति को भंग कर देते हैं। अतः ये आवश्यक है कि परिवार, विद्यालय तथा व्यापक समाज अपने अपने प्रयासों द्वारा बाल अपराधों को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यदि समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की जाती है तो भविष्य में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः बाल अपराध को बढ़ावा देने वाले सभी कारकों का अपना अपना योगदान होता है। जैसे पहला आता है इसमें पारिवारिक प्रयास, फैमिली एफर्ट्स। परिवार में माता पिता, अभिभावकों तथा अन्य सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे पारिवारिक वातावरण को उत्तम बनाएं, बालकों की आवश्यकताओं को आवश्यकता अनुसार पूरा करने का प्रयास कीजिए। बालकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है ताकि वो आक्रामक ना हो। बालकों की आदतों पर समुचित ध्यान देना है कि उनमें अच्छी आदतों का समावेश हो। बालकों के मित्रों पर ध्यान देना है, क्योंकि संगति भी बालक को बिगाड़ने में सहायक होती है। अत्यधिक लाड़ प्यार न देना, क्योंकि अत्यधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अत्यधिक जेब खर्च ना दें। फिजूल खर्ची और अधिक जेब खर्च बच्चे को व्यसनों की तरफ धकेलता है, यानी बुरी आदतों की तरफ धकेलता है। सही अनुशासन होना, बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, बालकों में उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करें, ये सारे पारिवारिक प्रयास के तहत ही किए जा सकते हैं। फिर आता है विद्यालयी प्रयास, यानी स्कूल क्या एफर्ट करे। अध्यापक बालक की कठिनाइयों को समझे। अध्यापक बालकों को शिक्षण उनकी योग्यता के अनुसार दे। शिक्षण विधि रोचक व प्रभावशाली होनी चाहिए। अध्यापक का चरित्र व आचरण अच्छा होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि बच्चे के ऊपर माता पिता के बाद सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। विद्यालय का वातावरण उत्तम होना चाहिए। शिक्षकों को माता पिता से संपर्क बनाए रखना चाहिए। टाइम टू टाइम वो बच्चे के बारे में माता पिता को अवगत कराते रहें, और माता पिता का भी कर्तव्य है कि वे शिक्षकों से अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहें। शिक्षक अनुशासन के सही मानदंडों को अपनाएं। एक बार अगर कोई गलती हो गई है तो कठोर दंड ना दें, प्यार से समझाएं और आगे उसे ना करने के लिए प्रेरित करें। बालक की रुचियों तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बच्चे की जो नैतिक है, शिक्षा है, संस्कृति है, वैल्यूज़ हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये था विद्यालयी प्रयास। अब आता है सामाजिक प्रयास, यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं। सलाहकार केंद्रों की व्यवस्था की जाए। टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाएं, जगह जगह पर स्थापित किए जाएं, ताकि अगर कोई मानसिक स्थिति या किसी और स्थिति से गुजर रहा है तो वह वहां जाकर सलाह ले सके। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये भी बाल अपराध को बढ़ावा देती हैं। बाल उद्यानों की स्थापना की जाए ताकि बच्चे को स्वस्थ मनोरंजन के लिए पर्याप्त खेल और साथी वहाँ से मिल सके।
परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार किया जाए। अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए। बालकों को राजनीति से अलग रखें। बाल सुधार गृह तथा बंदी गृहों की स्थापना की जाए। स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। तो ये बाल अपराध को रोकने के 3 प्रयास हैं जो पारिवारिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर किए जा सकते हैं। अब आता है भारत में बाल अपराध के सुधारात्मक कार्य। जब भी कोई अपराधी होता है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाता है बाल अपराधियों को। तो ये सुधारात्मक कार्य कहाँ कहाँ पे किए जा सकते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। ये जो संस्थाएं हैं ये निम्न हैं। जैसे पहला, प्रशिक्षण गृह, जिसे प्रोबेशन होम्स भी बोला जाता है। प्रशिक्षण कानून 1958 के तहत इन प्रशिक्षण गृहों की स्थापना की गई। इन प्रशिक्षण गृहों में अदालत पहली बार अपराध करने वाले बालकों को सुधार हेतु छोड़ती है। प्रशिक्षण गृहों में बाल अपराधी को एक प्रशिक्षण अधिकारी की संरक्षता में रखा जाता है। प्रशिक्षण अधिकारी अपराधी की मानसिक प्रवृत्तियों व परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करके कभी नरमी से तो कभी दंड या भय दिखाकर उसकी मानसिक व सामाजिक जरूरतों को पूरा कर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करता है। वह यह देखता है कि अपराधी अदालत के नियमों का अनुपालन कर रहा है या नहीं। प्रशिक्षण अधिकारी का व्यवहार बालक के साथ मित्रतावत रहता है। इससे बाल अपराधी को सुधरने का पूरा मौका मिलता है। दूसरा आता है बाल न्यायालय, जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट्स भी बोला जाता है। सन 1960 में भारतवर्ष में बाल अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बाल अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई पृथक बाल न्यायालयों में की जाती है। इन न्यायालयों का वातावरण घर के समान होता है। यहाँ ना तो वकीलों की आवश्यकता होती है, ना ही वर्दीधारी सिपाही तैनात रहते हैं। अधिकांश न्यायाधीश महिला होती है जो बहुत प्यार व स्नेहपूर्वक अपराध के कारणों को जानने का प्रयत्न करती है। बालक के संदर्भ में संपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार की जाती है कि बालक के मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न न हो। यदि न्यायाधीश बच्चे को दोषी पाता है तो उसे सजा देकर सुधार गृहों में सुधारने के लिए भेज दिया जाता है। तीसरा आता है सुधार गृह यानी रिफॉर्मेटरी होम्स। जब बाल न्यायालयों में बाल अपराधियों को दोषी माना जाता है तो उन्हें दंड न देकर सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य बालक का सुधार करना होता है। सुधार गृह में बालकों को कम से कम 3 वर्ष तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक के लिए रखा जाता है। यह बालकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उनके चरित्र निर्माण का प्रयास किया जाता है तथा बाल अपराधियों को उनकी रुचि और शारीरिक क्षमता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उनकी रचनात्मकता का विकास किया जाता है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त के बाद समाप्ति के बाद समीप के कार्यस्थलों व कारखानों में भेजा जाता है। दंड की अवधि पूरी होने पर उन्हें कार्यस्थल के प्रतिफल प्राप्त संपूर्ण धनराशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न राज्यों में सुधार गृह संचालित हैं। ये औद्योगिक प्रशिक्षण देते हैं जिससे दंड की अवधि समाप्त होने पर बच्चा जो है वो बालक आत्मनिर्भर बन सके। फिर आता है बोर्स्टल संस्थाएं। सुधार गृहों में 16 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है, जबकि इन संस्थाओं में बोर्स्टल संस्थाओं में 15 से 21 वर्ष तक के अपराधियों को रखा जाते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, बंद तथा खुली। बंद जो होती है वो जेलों के समान होते हैं, किंतु यहाँ अपराधियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार जेलों के समान नहीं होता है, अपितु बहुत सहानुभूतिपूर्ण होता है। इन संस्थानों में जेल के समान 4 दीवारी जरूर होती है, किंतु गेट खुला रहता है। यहाँ अपराधियों को शारीरिक श्रम कराया जाता है तथा घरेलू कार्य कराए जाते हैं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। खुली बोर्स्टल संस्थाएं कैंप के रूप में होते हैं। यहाँ कोई ईंटों की 4 दीवारी नहीं होती। बालक के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, बल्कि अपराधी बालकों को नैतिक शिक्षा द्वारा सुधरने का प्रयास किया जाता है। बोर्स्टल संस्थाओं में बाल अपराधियों को कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। यहाँ उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें कम से कम 3 वर्ष के कारावास की सजा मिली हो। अब आता है उत्तर रक्षा संस्थाएं, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। ये संस्थाएं बाल अपराधी को दंड की अवधि पूरी होने से पहले
अपने संरक्षण में लेकर उनका सुधार करने का प्रयास करती हैं। जब कोई अपराधी किसी सुधार संस्थाओं में 6 माह का समय पूरा कर लेता है और संस्थान के निरीक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि बच्चे का आचरण अच्छा है और वह भविष्य में अपराध नहीं करेगा, तो दंड की शेष अवधि के लिए उसे किसी उत्तर रक्षा संस्था की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। उत्तर रक्षा संस्थाओं का उद्देश्य बालकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना है। उन्हें छोटे छोटे काम जैसे लकड़ी कताई, बुनाई, टोकरी बनाना, कुर्सी बनाना, सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्थाएं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित होती हैं, किंतु इन पर नियंत्रण केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB का होता है। फिर आता है प्रमाणित स्कूल, सर्टिफाइड स्कूल्स। इन स्कूलों की स्थापना उन अपराधी बच्चों के लिए की गई है जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। ये स्कूल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें 10 से 12 वर्ष की आयु को रखा जाता है, दूसरे वे जिनमें 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को रखा जाता है। इन बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है तथा जो बड़े बच्चे हैं उनको औद्योगिक शिक्षा भी दी जाती है। इन स्कूलों में बच्चों को रखने की अवधि 2 से 3 वर्ष होती है। यदि बालक का व्यवहार दंड की अवधि पूरी होने पर पूर्व ही उत्तम रहता है तो उसे जल्दी मुक्त कर दिया जाता है और दंड की अवधि पूरी होने तक प्रवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है। लास्ट आता है इसमें पोषण गृह तथा सहायक गृह, जिन्हें फोस्टर होम्स और ऑक्सिलरी होम्स भी बोला जाता है। पोषण गृहों में उन बच्चों को रखा जाता है जो सड़कों पर आवारा घूमते पाए जाते हैं। ये बच्चे उचित संरक्षण के अभाव में अपराधी न बन जाएं, इसलिए इन्हें पोषण गृहों में रखा जाता है। इन बच्चों की आयु 10 वर्ष से कम होती है। सहायक गृह पोषण गृहों से संबंधित होते हैं। बच्चों को पोषण गृहों में भेजने के पूर्व कुछ समय के लिए सहायक गृहों में रखा जाता है। यहाँ उनकी रुचियों और व्यवहारों का अध्ययन करके उन्हें पोषण गृह में भेज दिया जाता है। बाल अपराधियों के लिए जितने भी सुधारात्मक उपाय और संस्थाएं हैं, वे अपराधियों के सामाजिक कारकों को दूर कर देती हैं, जबकि ऐसे अपराधी बालक जो मानसिक व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होने के कारण अपराध करते हैं, उनको सुधारने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां कहलाती हैं और ये उनको सुधारने में बहुत ही सहायक होती हैं। ये विधियां बालक के अंदर दबी दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। ये विधियां हैं निम्न हैं: क्रीड़ा चिकित्सा विधि, मनो अभिनय विधि एवं साक्षात्कार विधि। पहली लेते हैं क्रीड़ा चिकित्सा विधि। जब किशोर बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाया जाता है तो वे ऋणात्मक मार्ग अपना लेते हैं और अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। क्रीड़ा चिकित्सा विधि में बाल अपराधियों को इस प्रकार के खेल खेलने का मौका दिया जाता है जिससे वे अपनी रचनात्मक क्षमता को उभार सकें। इस विधि से बालक का मानसिक विकास दूर होता है तथा खेल के द्वारा उसमें सहयोग व सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अतः यह विधि बाल अपराधियों में स्वस्थ मानसिकता तथा स्वस्थ सामाजिकता का विकास करती है। दूसरी आती है मनो अभिनय विधि। इस विधि में अपराधी बालकों को संवेगों के प्रकटीकरण का अवसर दिया जाता है। बालकों से छोटे छोटे अभिनय कराए जाते हैं और अभिनय के माध्यम से बालक अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। फलस्वरूप उनके स्वयं की दबी भावनाओं का प्रकटीकरण होता है। बालक अभिनय की भूमिका स्वयं चुनता है। फलस्वरूप अभिनय के दौरान वह अपने संवेगों का प्रकटीकरण स्वतंत्रता पूर्वक करता है। मनोचिकित्सक बालक की दबी इच्छाओं को जान जाता है। तत्पश्चात सुधारात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट आता है इसमें साक्षात्कार विधि। इस विधि में अपराधी बालक तथा उसके माता पिता, शिक्षक तथा उसके साथ रहने वाले अन्य व्यक्तियों से बालक के संबंध में प्रश्न पूछकर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है और जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि बालक अपराध क्यों करता है। कारण जानकर तदनुसार उपचार किया जाता है। अतः ये जो विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा बालकों के मानसिक व संवेगात्मक रूप से जो अस्थिरता है उसको कम किया जाता है। ये उनकी दमित दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को नष्ट करने का ये विधियां प्रयास करती हैं और बालक को सुधार की ओर अग्रसित करती हैं। इसी के साथ आज ये बाल अपराध का जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह बाल अपराध के बारे में ये जानकारी आपने अच्छे से जानी व समझी होगी। धन्यवाद।